बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है ऑर्गेनोजेनेसिस, या इसको बोलते हैं हिंदी में अंग जनन, यानी अंग का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। तो पौधों के अंदर या प्लांट्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं अभी? जैसे रूट है, इसको मूल भी बोल देते हैं, है ना। इसके अलावा स्टेम या तना, इसके अलावा जो इसकी पत्तियां हैं, है ना, पर्ण, या उसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस। तो ये सब प्लांट ऑर्गन्स होते हैं या पादप अंग होते हैं। तो इनका जो निर्माण है पादप उत्तक संवर्धन के अंदर या प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर वो किस तरह से होता है, वो इसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसके सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग जनन को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, जो एक्स प्लांट है या कर्तोतक है, उसकी कोशिकाओं से या उसकी सेल्स से क्या बनते हैं भाई, अंग बनते हैं या ऑर्गन्स बनते हैं। ठीक है। और ये जो ऑर्गन्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवेंटिशियस या अपस्थानिक कहलाते हैं। अब ये अपस्थानिक या एडवेंटिशियस क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उत्तक संवर्धन में यानी कि टिश्यू कल्चर के अंदर जो कर्तोत्तक की कोशिकाएं होती हैं यानी कि एक्स प्लांट की जो सेल्स होती हैं, उनसे किसका निर्माण होता है, अपस्थानिक यानी एडवेंटिशियस, मूल यानी रूट, तना स्टेम, पर्ण यानी लीफ, और पुष्प कलिका आदि यानी फ्लोरल बड। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं, प्लांट ऑर्गन्स हैं या पादप अंग हैं। तो इनके निर्माण की जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है उसको क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग जनन बोल देते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आया है अपस्थानिक, है ना, या एडवेंटिशियस। तो ये क्या चीज़ होती है अभी? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो एम्ब्रियो है या भ्रूण है पौधों के अंदर, उसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है प्लूम्यूल जिसको बोल देते हैं प्रांकुर, और दूसरा होता है रेडिकल जिसको बोल देते हैं मुलांकुर। तो प्लूम्यूल के अंदर पहले से ही विभज्योतक या मेरिस्टेम उपस्थित होता है। ठीक है। और उससे क्या बनेगा, फिर शूट सिस्टम का निर्माण होता है। और रेडिकल जो है उसके अंदर भी पहले से ही विभज्योतक या मेरिस्टेम उपस्थित होता है, और वो आगे चलकर क्या बनाता है, रूट सिस्टम या मूल तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है। लेकिन अगर किसी पादप अंग का निर्माण प्लूम्यूल व रेडिकल के अलावा किसी अन्य भाग से होता है, या हम कहें प्रांकुर व मूलांकुर के अलावा किसी अन्य भाग से अगर पादप अंग का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपस्थानिक या एडवेंटिशियस। ठीक है। अब इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं एडवेंटिशियस को। जब पादप अंग का निर्माण यानी कि जो प्लांट ऑर्गन होता है उसका जो फॉर्मेशन है कर्तोतक के ऐसे असामान्य उत्पत्ति बिंदु से होता है ना। एक्स प्लांट के अंदर कोई ऐसा पॉइंट जो कैसा होगा, असामान्य होगा यानी एबनॉर्मल होगा। ठीक है। जहां पहले से बना हुआ विभज्योतक अनुपस्थित होता है। ठीक है। जहां पहले कोई भी मेरिस्टेम या विभज्योतक उस बिंदु पर नहीं होता है। ठीक है। बाद में इस बिंदु पर विभज्योतक या मेरिस्टेम का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर ये मेरिस्टेम या विभज्योतक विभाजन करके और फिर क्या बना देता है, पादप अंग या प्लांट ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपस्थानिक अंग निर्माण या एडवेंटिशियस ऑर्गन फॉर्मेशन बोल देते हैं। ठीक है। तो ये जो असामान्य उत्पत्ति बिंदु है या एबनॉर्मल ओरिजिन सेंटर जो है या ओरिजिन पॉइंट जो है, यहाँ पर पहले से कोई भी विभज्योतक या मेरिस्टेम उपस्थित नहीं होता है। इसका निर्माण बाद में होता है, और इस बाद में बने हुए विभज्योतक से या मेरिस्टेम से फिर प्लांट ऑर्गन या पादप अंग बनता है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपस्थानिक अंग निर्माण या एडवेंटिशियस ऑर्गेनोजेनेसिस। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो एक्स प्लांट जो है या कर्तोतक जो है उससे जो भी प्लांट ऑर्गन बनेगा या जो भी पादप अंग बनेगा वो कैसा होगा, अपस्थानिक अंग होगा या एडवेंटिशियस ऑर्गन होगा। चाहे वो मूल हो, रूट, तना हो सकता है, स्टेम, पर्ण हो सकता है, लीफ, या फिर पुष्प या फ्लावर हो सकता है। ठीक है। तो ये जितने भी प्लांट ऑर्गन्स बनेंगे ये किस टाइप के होंगे, एडवेंटिशियस या अपस्थानिक प्रकार के अंग या ऑर्गन्स होंगे।
ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी परिभाषा या डेफिनेशन जो है वो डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहला शब्द आपको सीखना है इसके अंदर, डी डिफरेंशिएशन या निर्विभेदन। ठीक है, तो हम लोग करते क्या हैं अभी, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, पादप उत्तक संवर्धन के अंदर हम लोग एक्स प्लांट या कर्तोत्तक जो होता है उसको माध्यम के ऊपर, एमएस माध्यम जो होता है उसके ऊपर उसको स्थापित कर देते हैं या एस्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक है, और फिर उसको कहाँ रख दिया जाता है, इनक्यूबेटर के अंदर रख दिया जाता है। तो इनक्यूबेटर के अंदर ये जो कर्तोत्तक या एक्सप्लांट होता है, इसकी कोशिकाओं में सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या बनता है अभी, एक कोशिकाओं का समूह बनता है। कैसी कोशिकाओं का, अविभेदित कोशिकाओं का समूह, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको इंग्लिश में अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स बनता है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैलस बोल देते हैं। ठीक है, तो कैलस की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है, ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ। तो कैलस बन गया। अब देखो जो एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट क्या हो सकता है, कोई लीफ हो सकती है, या कोई स्टेम हो सकता है, या कोई रूट हो सकती है ना। तो एक्सप्लांट के अंदर जो सेल्स होती हैं या कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने लीफ का कोई एक टुकड़ा लिया है, तो लीफ के उस टुकड़े के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी। कैसे, उस टुकड़े में एपिडर्मिस सेल्स होंगी, अधिचर्म कोशिकाएं होंगी, है ना। इसके अलावा उसके अंदर जो पर्ण मध्योतक होता है, मेसोफिल टिश्यू होता है ना, वो होगा। इसके अलावा उसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो भी होगा। तो इस प्रकार से एक्सप्लांट के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसका मतलब जो एक्सप्लांट या कर्तोत्तक है उसकी कोशिकाएं कैसी हैं, विभेदित हैं या डिफरेंशिएटेड हैं, यानी कि वो अलग अलग कार्य करने के लिए डिफरेंशिएटेड हैं या विभेदित हैं। जबकि जो कैलस है, मैंने अभी क्या बताया आपको, कोशिकाओं का जो अविभेदित कोशिकाओं का जो समूह बनता है उसको हम लोग कैलस बोल देते हैं। तो कैलस के अंदर सेल्स कैसी हैं, अनडिफरेंशिएटेड हैं या अविभेदित हैं। इसका मतलब जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो सभी की सभी एक समान होंगी और एक ही कार्य को करने के लिए वो डायरेक्टेड होंगी। ठीक है, तो ये कोशिकाएं कैसी हैं, अविभेदित हैं या अनडिफरेंशिएटेड हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, विभेदित कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि एक्स प्लांट या कर्तोत्तक में जो विभेदित या डिफरेंशिएटेड जो सेल्स होती हैं, उनसे क्या बन रहा है, अविभेदित कोशिकाएं बन रही हैं, यानी कैलस बन रहा है। और कैलस की कोशिकाएं कैसी हैं, अविभेदित या अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तो पहले सेल्स कैसी हैं, विभेदित हैं, उनसे क्या बन रही हैं, अविभेदित कोशिकाएं बन रही हैं। डिफरेंशिएटेड सेल्स से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निर्विभेदन या डी डिफरेंशिएशन। डी का मतलब होता है विपरीत दिशा में। ठीक है, तो विभेदित से अविभेदित होना निर्विभेदन कहलाता है या डी डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो एक्सप्लांट है या कर्तोत्तक है, इसकी सेल्स कैसी हैं, डिफरेंशिएटेड हैं या विभेदित हैं। इनमें निर्विभेदन या डी डिफरेंशिएशन हुआ और क्या बन गया, कैलस बन गया। और कैलस की कोशिकाएं कैसी होंगी, अनडिफरेंशिएटेड या अविभेदित होंगी। ठीक है, तो इस टर्म को आपको ध्यान से समझना है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इसमें आती है पुनर्विभेदन, या इसको बोल देते हैं रीडिफरेंशिएशन। अब जो कैलस है उसके अंदर आगे डेवलपमेंट होता है या विकास होता है। तो कैलस से आगे फिर क्या बनना है, कैलस से आगे बनने हैं प्लांट ऑर्गन्स या पादप अंग बनने हैं। तो सीधे पादप अंग तो बन नहीं सकते, तो उसमें सबसे पहले क्या बनते हैं, फिर प्राइमोर्डिया बनते हैं। इसको ऑर्गन प्राइमोर्डिया बोल देते हैं या अंग आद्यक बोल देते हैं। ठीक है, तो कैलस की कुछ कोशिकाएं जो हैं या सम सेल्स ऑफ द कैलस जो हैं वो ऑर्गन प्राइमोर्डिया या अंग आद्यकों में विभेदित हो जाती हैं या डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्गन प्राइमोर्डिया होते हैं या अंग आद्यक होते हैं, ये क्या बनाते हैं अभी, मेरिस्टेम या विभज्योतक का निर्माण करते हैं। तो विभज्योतक कोशिकाएं या मेरिस्टेम सेल्स प्रोड्यूस हो गई। अब इन मेरिस्टेम सेल्स से फिर आगे चलकर क्या बनता है, प्लांट ऑर्गन या पादप अंग का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं, कैलस जो है उसकी कोशिकाएं कैसी हैं, अविभेदित हैं या अनडिफरेंशिएटेड हैं। ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है या विभेदन हो रहा है, और जिससे क्या बन रहा है, पादप अंग या प्लांट ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, पुनर्विभेदन या रीडिफरेंशिएशन कहलाएगी। ठीक है, तो कैलस की कोशिकाएं कैसी हैं, अविभेदित या अनडिफरेंशिएटेड हैं।
इनमें पुनर्विभेदन रीडिफरेंशिएशन हुआ और क्या बन गए, अंग आद्यक या ऑर्गन प्राइमोर्डिया बन गए, जो कैसे हैं, विभेदित या डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, अब जो अंग आद्यक हैं या ऑर्गन प्राइमोर्डिया हैं वो अलग अलग टाइप के होंगे, जैसे रूट प्राइमोर्डिया जो कि रूट या मूल का निर्माण करेगा आगे चलकर, शूट प्राइमोर्डिया जो कि आगे चलकर शूट का फॉर्मेशन करेगा, है ना, इस तरह से लीफ प्राइमोर्डिया जो आगे चलकर लीफ का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से सेल्स या कोशिकाएं जो हैं वो विभेदित या डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं। तो ये होता है अभी रीडिफरेंशिएशन या पुनर्विभेदन। तो इन दोनों टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है, इनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ टर्म्स और हैं, जैसे एक टर्म आपसे पूछी जा सकती है कोलोजेनेसिस। तो कोलोजेनेसिस क्या होता है अभी, अगर कैलस जो टिश्यू होता है या कैलस उत्तक जो होता है उससे केवल एडवेंटिशियस शूट बड का फॉर्मेशन हो, है ना, यानी कैलस से सिर्फ शूट सिस्टम बने या प्ररोह तंत्र का ही निर्माण हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलोजेनेसिस। यहाँ पे कोलो का मतलब जो है वो शूट से है ना, शूट या स्टेम से है, तो स्टेम के लिए कोलो टर्म जो है वो यूज की जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कैलस से केवल अपस्थानिक प्ररोह कलिका या एडवेंटिशियस शूट बड का अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग कोलोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, तो कैलस से क्या बन रहा है अभी, प्ररोह या शूट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोलोजेनेसिस। नेक्स्ट टर्म है राइजोजेनेसिस। अब ये राइजो टर्म जो है वो रूट के लिए या मूल के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो अगर कैलस टिश्यू से या कैलस उत्तक से केवल रूट बने, है ना, केवल मूल का निर्माण हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइजोजेनेसिस बोलेंगे। तो कैलस उत्तक से केवल अपस्थानिक मूल यानी एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, राइजोजेनेसिस। ठीक है, तो कैलस से मूल बनेगी तो राइजोजेनेसिस बोलेंगे इसको। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है अभी ऑर्गेनॉइड्स। तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है ये ऑर्गन से समानता शो करेगा, है ना, ऑर्गेनॉइड्स है तो ऑर्गन लाइक यानी अंग के समान संरचना जो है उसको ऑर्गेनॉइड बोलते हैं। तो ऑर्गेनॉइड्स बनते क्यों है अभी, कभी कभी क्या होता है जब ऑर्गेनोजेनेसिस होता है यानी कि जब अंग जनन हो रहा होता है या अंग का निर्माण हो रहा होता है तो उस टाइम पे कोई एरर आ जाता है या त्रुटि आ जाती है, और इस त्रुटि आ जाने के कारण एक अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर या अनियमित संरचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये जो अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है या अनियमित संरचना है ये अंग के समान दिखाई देती है लेकिन ये अंग नहीं होती। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है कि ये अंग या ऑर्गन नहीं होता है बल्कि ऑर्गन लाइक दिखाई देता है। ठीक है, और इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनॉइड बोल देते हैं। अब ये जो ऑर्गेनॉइड है उसमें विभेदित कोशिकाएं होती हैं या डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। तो कौन कौन सी सेल्स होती हैं इसके अंदर, अधिचर्म होती है ना, यानी एपिडर्मल सेल्स होंगी। इसके अलावा वास्कुलर टिश्यू जो है यानी जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर होंगे, और इसके अलावा भरण उत्तक, है ना, या इसको बोल देते हैं कंजंक्टिव टिश्यू जो है वो इसके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनॉइड्स हैं ये कैलस के कौन सी कोशिकाओं से बनते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो निर्माण है वो कैलस की जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं यानी कि परिधीय कोशिकाएं होती हैं उनसे ऑर्गेनॉइड्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब एक और टर्म आती है मेरिस्टेमॉइड। मेरिस्टेमॉइड जो शब्द है ये कहाँ से बना है, मेरिस्टेम से बना है यानी विभज्योतक से बना है। तो इसका मतलब ये मेरिस्टेम से संबंधित होगा। तो ये है क्या अभी, विभज्योतक कोशिकाओं का एक स्थानीय समूह है। जो मेरिस्टेम सेल्स होती हैं उनका ये एक लोकल ग्रुप है जो क्या बनाता है, कैलस उत्तक, जो कैलस उत्तक के अंदर बनता है। ठीक है ना, जो कैलस टिश्यू है उसके अंदर इसका निर्माण होगा इस मेरिस्टेमॉइड का, और ये मेरिस्टेमॉइड जो होता है यही आगे चलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो मेरिस्टेमॉइड क्या है, ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स या विभज्योतक कोशिकाओं का एक समूह, और ये कहाँ उपस्थित होगा, कैलस के अंदर उपस्थित होगा, और ये क्या बनाएगा आगे चलकर, प्लांट ऑर्गन या पादप अंग का निर्माण करता है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री या इतिहास की। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, इसके अंदर कुछ साइंटिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहला नाम आता है एफ स्कूक का। एफ स्कूक जो है 1944 में इसने सबसे पहले ये बताया था कि जो कृत्रिम अंग जनन होता है यानी आर्टिफिशियल जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यानी कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस हम लोग लैब के अंदर करवाते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर,
वो कहता है कि रसायनों के द्वारा नियमित होता है, यानी कि केमिकल्स के द्वारा वो कंट्रोल्ड होता है ना। ये सबसे पहले किसने बताया? एफ स्कूग ने बताया। इसके अलावा इसने ये भी देखा कि अगर हम कल्चर माध्यम के अंदर या कल्चर मीडियम में या संवर्धन माध्यम के अंदर ऑक्सीजन डाल दें, है ना, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा डाल दें माध्यम के अंदर, तो ये कहता है कि मूल निर्माण को प्रेरित होता है। ठीक है, तो एक्सप्लांट से क्या बनेगा? रूट सिस्टम बन जाएगा। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है? प्ररोह निर्माण को रोक रहा है। शूट सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, सिर्फ रूट सिस्टम ही बनेगा इसके अंदर, अगर ऑक्सीजन की मात्रा हमने ज़्यादा रख ली है तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो नियंत्रित कर रहा है किसको? रूट फॉर्मेशन एंड शूट फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस कंट्रोल्ड हो रहा है किसके द्वारा? इस ऑक्सीजन के द्वारा। तो इस तरह से और भी कई सारे केमिकल्स कहता है कि होते हैं जो कि ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग जनन को नियंत्रित करते हैं। दूसरा है एफ स्कूग के साथ ही है सी सुई, यहाँ पे टी साइलेंट रहेगा। सी सुई 1948, इन्होंने क्या देखा अभी? ये कहता है कि अगर कल्चर मीडियम के अंदर, संवर्धन माध्यम के अंदर हम लोग एडेनिन सल्फेट को डाल दें, एडेनिन सल्फेट जो है वो एक साइटोकाइनिन माना जाता है। ठीक है, तो ये कहता है कि एडेनिन सल्फेट डालने पर शूट फॉर्मेशन इंड्यूस होता है ना, यानी कि शूट फॉर्मेशन या प्ररोह का जो निर्माण है वो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एडेनिन सल्फेट है ये ऑक्सीजन के विपरीत प्रभाव डालता है ना। ऑक्सीजन और एडेनिन सल्फेट का जो इफेक्ट है वो एक दूसरे के विपरीत है। ऑक्सीजन क्या कर रहा था? मूल निर्माण यानी रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस कर रहा था, जबकि एडेनिन सल्फेट शूट फॉर्मेशन यानी प्ररोह निर्माण को इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये किसने बताया था? एफ स्कूग एंड सी सुई ने 1948 में बताया था। उसके बाद एफ स्कूग के साथ ही एक और है सी ओ मिलर। स्कूग एंड मिलर के नाम से ये काफ़ी फेमस हुए थे। 1957 में इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी या एक अवधारणा प्रस्तुत की। इसने ये बताया कि जो अंग जनन होता है या ऑर्गेनोजेनेसिस होता है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसको या नियंत्रित कर सकते हैं किसके द्वारा? साइटोकाइनिन व ऑक्सीजन के मध्य संतुलन के द्वारा। ये कहता है कि अगर साइटोकाइनिन व ऑक्सीजन के मध्य हम लोग संतुलन बना लें या बैलेंस कर लें उसको, तो हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि अगर हम लोग साइटोकाइनिन की मात्रा को माध्यम के अंदर ज़्यादा रखते हैं, है ना, तो प्ररोह निर्माण यानी शूट फॉर्मेशन जो है वो इंड्यूस होता है या प्रेरित होता है। और अगर हम माध्यम के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को ज़्यादा रख लें तो ये कहता है कि मूल निर्माण यानी कि रूट फॉर्मेशन को हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं या प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इनके बारे में ध्यान में रखना है अभी। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है जे जी टोरे। 1966 के अंदर इसने एक हाइपोथेसिस या अवधारणा प्रस्तुत की। इसने ये बताया कि कैलस उत्तक से यानी कैलस टिश्यू जो होता है उससे जो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है या अंग जनन की जो प्रक्रिया होती है वो विभज्योतक कोशिकाओं के समूह के निर्माण के साथ शुरू होती है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कहता है कि कैलस के अंदर, कैलस उत्तक के अंदर या कैलस के अंदर सबसे पहले विभज्योतक कोशिकाओं का एक समूह बनेगा, है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप का नाम इसने क्या बताया? मेरिस्टेमोइड। ठीक है, और फिर इस मेरिस्टेमोइड से ही आगे चलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये किसने बताया? जे जी टोरे ने बताया 1966 के अंदर। उसके बाद एक और है टी ए थॉर्पे 1980 के अंदर। इसने भी एक हाइपोथेसिस दी, अवधारणा दी। ये कहता है कि जो अंतर्जात ऑक्सीजन साइटोकाइनिन संतुलन होता है, अब देखो अंतर्जात या इंटरनल बोल देते हैं इसको या एंडोजीनस बोल देते हैं। एंडोजीनस का मतलब क्या है? ये कहता है कि बाहर से हमें ऑक्सीजन या साइटोकाइनिन देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये कहता है कि कैलस उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन व साइटोकाइनिन उपस्थित है, ठीक है, उनके बीच में संतुलन या जो बैलेंस होता है वो अंग जनन के प्रारंभ में मुख्य कारक होता है, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस को शुरू करने के लिए या उसको इनिशिएट करने के लिए मेन फैक्टर होता है या मुख्य कारक होता है।
ठीक है, ये किसने बताया था? 1980 में टी.ए. थॉर्पे ने बताया था। उसके बाद एक वैज्ञानिक और है लास्ट में, एन एवरेट, 1982 में। इसने सबसे पहले क्या बताया, इसने जो तंबाकू प्लांट होता है या पौधा होता है उसका बीज पत्र संवर्धन किया, यानी उसका जो कोटाइलिडन होता है, सीड लिया इसने तंबाकू का, और सीड से कोटाइलिडन्स जो होते हैं यानी कि जो बीज पत्र होते हैं उनको सेपरेट कर लिया और फिर उसका संवर्धन माध्यम के ऊपर संवर्धन किया या कल्चर किया। ठीक है, इसने ये बताया कि बीज पत्र संवर्धन से तंबाकू के अंदर कोटाइलिडन कल्चर से प्ररोह कलिका निर्माण को प्रेरित करने के लिए, यानी कि अगर हम शूट बड का फॉर्मेशन जो है वो इंड्यूस करना चाहते हैं तो अंतरजात एथिलीन यानी एंडोजीनस जो एथिलीन है, यानी उस टिश्यू के अंदर कोटाइलिडन के अंदर जो एथिलीन उपस्थित होता है वो एक कारक होता है या एक फैक्टर होता है। ठीक है, अगर हम बीज पत्र संवर्धन से यानी कोटाइलिडन कल्चर से शूट बड फॉर्मेशन या प्ररोह कलिका निर्माण को प्रेरित करना चाहते हैं तो ये कहता है कि बीज पत्र के अंदर या कोटाइलिडन के अंदर एथिलीन पाया जाता है ना, नेचुरली या प्राकृतिक रूप से, और ये एथिलीन क्या करता है, इस प्ररोह कलिका निर्माण यानी शूट बड फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है या प्रेरित करता है। तो ये कहता है कि एंडोजीनस जो एथिलीन होता है या अंतर्जात जो एथिलीन होता है वो भी एक कारक होता है जो कि ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग निर्माण को प्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के अंदर इसके साइंटिस्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं ऑर्गेनोजेनेसिस से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे अंग जनन के प्रकार या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। तो जो कल्चर मीडियम होता है या संवर्धन माध्यम होता है उसमें हार्मोन्स का जो संयोजन होता है, हार्मोन्स का संयोजन का मतलब ये है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है वो हम लोग कितनी मात्रा के अंदर मिला रहे हैं या किस रेशियो के अंदर या किस अनुपात के अंदर मिला रहे हैं। जो प्लांट हार्मोन्स हैं साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, इनका जो अनुपात होता है या रेशियो होता है संवर्धन माध्यम के अंदर, उसके आधार पर ये कहता है कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी कहता है कि इसके लिए रूल ऑफ थंब का उपयोग किया जाता है। रूल ऑफ थंब क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। तो ये दो टाइप कौन कौन से हैं अभी, एक तो है डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस और दूसरा है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी प्रत्यक्ष अंग जनन और अप्रत्यक्ष अंग जनन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष अंग जनन है या डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस है वो क्या होता है। तो अगर हम माध्यम के अंदर ऑक्सिन व साइटोकाइनिन की मात्रा का जो अंतर है ना, वो बहुत अधिक रख लें, है ना, या तो हम ऑक्सिन की मात्रा बहुत कम रखें और साइटोकाइनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा रख लें, या फिर हम लोग उल्टा कर सकते हैं, ऑक्सिन की मात्रा बहुत ज़्यादा रख सकते हैं और साइटोकाइनिन की मात्रा बहुत कम रख लें। तो इनके बीच में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो कहता है कि अगर हम माध्यम में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की जो अमाउंट है या मात्रा है उसमें अंतर बहुत ज़्यादा रखते हैं तो कर्तोत्तक से या एक्सप्लांट से सीधे ही, है ना, डायरेक्टली क्या क्या निर्माण होता है, प्ररोह या मूल का निर्माण होता है, यानी कि शूट या रूट का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सप्लांट से कैलस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लांट से डायरेक्ट क्या बन रहा है, रूट या शूट बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस या प्रत्यक्ष अंगजनन। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात है A:C। यहाँ पे A का मतलब ऑक्सिन से है और C का मतलब है साइटोकाइनिन। तो ये कहता है कि अगर हम अनुपात 10:1 से लेके 100:1 तक रख लें ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का, तो मूल निर्माण यानी कि रूट फॉर्मेशन जो है उसको इंड्यूस किया जा सकता है। अगर हम इसका अनुपात बदल दें 1:10 से लेके 1:100 तक रख लें ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का, तो कहता है कि प्ररोह निर्माण यानी कि शूट फॉर्मेशन को इंड्यूस किया जा सकता है। इस टेबल को रट लेना भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसको थोड़ा और एलेबोरेट कर लेते हैं। एक्सप्लांट जो कि कैसा है, डिफ्रेंशिएटेड है, विभेदित है। अगर हम ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात 10:1 से 100:1 तक रख लेते हैं तो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और क्या बनेगा, रूट बनेगी यानी मूल बनेगी। और अगर हम ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का जो अनुपात है 1:10 से
1:100 तक रख लें तो एक्सप्लांट से जो कि डिफरेंशिएटेड है या विभेदित है उससे डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होगा और क्या बनेगा, प्ररोह या शूट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस है या प्रत्यक्ष अंग जनन है, ये कुछ प्लांट्स के अंदर, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है? ये कहता है कि अनेक पौधे या बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कैलस के उपसंवर्धन से अवांछित कायिक कॉलोनियां विविधताएं विकसित हो जाती हैं। ये कहता है कि अगर हम कैलस, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कैलस का निर्माण करेंगे, है ना, एक्सप्लांट को माध्यम के ऊपर स्थापित करेंगे और फिर उस माध्यम पर कैलस विकसित होगा। अब इस कैलस को हम लोग निकाल कर दूसरे माध्यम पर स्थापित करेंगे ताकि इस कैलस से फिर आगे ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग का निर्माण हो सके। इसको क्या बोलते हैं? उपसंवर्धन। तो कैलस को नए माध्यम पर जब स्थापित किया जाता है तो इसको उपसंवर्धन या सब कल्चरिंग कह देते हैं। तो ये कहता है कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनमें जब कैलस की सब कल्चरिंग या उपसंवर्धन किया जाता है तो उनके अंदर अवांछित यानी अनडिजायर्ड कायिक क्लोनीय विविधताएं, सोमा क्लोनल वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं या विकसित हो जाती हैं जो कि हमारे काम की नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपेरिमेंट है या प्रयोग है वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। इससे बचने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस या प्रत्यक्ष अंग जनन करवाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस या प्रत्यक्ष अंग जनन किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अप्रत्यक्ष अंग जनन या इसको बोल देते हैं इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये कहता है कि अगर हम माध्यम के अंदर, है ना, या मीडियम के अंदर ऑक्सिन व साइटोकाइनिन इन दोनों की जो मात्रा है या अमाउंट है वो लगभग एक समान रख लें, इसको लगभग या ऑलमोस्ट इक्वल रख लें, समान रख लें, तो ये कहता है कि कर्तोतक से कैलस का निर्माण होता है ना, जो एक्सप्लांट है उससे क्या बनेगा, कैलस बनेगा और फिर कैलस से हम लोग अंग निर्माण या ऑर्गेनोजेनेसिस को इंड्यूस कर सकते हैं या प्रेरित कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष अंग जनन या इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर आप देख सकते हो ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात कितना रखना है, 1:1 रखना है। तो इससे क्या उत्प्रेरित होगा, कैलस वृद्धि, यानी कैलस का फॉर्मेशन जो है वो इससे इंड्यूस होगा। ठीक है, तो एक्सप्लांट या कर्तोतक जो है इसमें सेल्स कैसी हैं, विभेदित हैं या डिफरेंशिएटेड हैं। अगर हम ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात 1:1 रखते हैं तो अप्रत्यक्ष अंग जनन होगा या इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, यानी एक्सप्लांट या कर्तोतक से क्या बनेगा, कैलस बनेगा। कैलस की कोशिकाएं कैसी होती हैं, अविभेदित होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डी डिफरेंशिएशन हो रहा है या निर्विभेदन हो रहा है। फिर कैलस जो है उससे फिर हम लोग प्ररोह या मूल यानी शूट या रूट का फॉर्मेशन जो है वो इंड्यूस कर सकते हैं। और ये शूट एंड रूट के अंदर जो सेल्स हैं वो कैसी होंगी, डिफरेंशिएटेड होंगी या विभेदित होंगी। तो इसको क्या बोल देते हैं, रीडिफरेंशिएशन या पुनर्विभेदन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है अभी अप्रत्यक्ष अंग जनन या इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस है या अंग जनन है उसको कौन कौन से कारकों के द्वारा या फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित किया जाता है या इफेक्ट किया जाता है। तो इसको दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं भौतिक कारक या फिजिकल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं रासायनिक कारक या केमिकल फैक्टर्स। अगर सबसे पहले हम लोग भौतिक कारक या फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है अभी क्वालिटी ऑफ लाइट या प्रकाश की गुणवत्ता। तो प्रकाश की जो गुणवत्ता है वो इसकी वेवलेंथ के द्वारा या तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपने एक नाम सुना होगा विबग्योर, है ना, VIBGYOR, है ना। टोटल कितने अभी 7 कलर्स होते हैं। तो ये जो 7 कलर्स हैं इनकी जो वेवलेंथ है या तरंग दैर्ध्य है वो अलग अलग होती है। तो अगर हम ब्लू लाइट यानी नीला प्रकाश अगर हम दे रहे हैं कैलस को, सॉरी, अगर एक्सप्लांट को हम लोग नीला प्रकाश या ब्लू लाइट दे रहे हैं तो उससे क्या बनेगा, प्ररोह निर्माण यानी कि शूट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर हम रेड लाइट दे दें, लाल प्रकाश अगर अपने देते हैं तो ये क्या बनाएगा, रूट फॉर्मेशन या मूल निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, तो सबसे पहला कारक है क्वालिटी ऑफ लाइट या प्रकाश की गुणवत्ता। दूसरा कारक आता है तापमान या टेम्परेचर। अगर हम कैलस की ग्रोथ करवाना चाहते हैं, यानी हम लोग चाहते हैं कि
एक्सप्लांट से कैलस बने या कर्तोतक से कैलस का निर्माण हो तो हमें तापमान को अधिक रखना पड़ता है। और तंबाकू के अंदर इसको हम लोग देख चुके हैं एक्सपेरिमेंट करके कि अगर हम तापमान को 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि करते हैं तापमान के अंदर तो उससे कैलस का निर्माण हो जाता है। लेकिन अगर हम कैलस का निर्माण नहीं चाहते हैं, अगर हम डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें तापमान कम रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 18 डिग्री सेंटीग्रेड या इसके आसपास रखना पड़ेगा। उससे होगा क्या? एक्सप्लांट से प्ररूप कलिका विभेदन यानी कि शूट बड डिफरेंशिएशन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर भी ऑर्गेनोजेनेसिस को प्रभावित करता है। तो ये दूसरा फैक्टर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रासायनिक कारकों की या केमिकल फैक्टर्स की। तो इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हो सकते हैं? तो सबसे पहला हमने देखा अभी प्लांट हार्मोन्स या पादप हार्मोन्स। तो दो तरह के पादप हार्मोन्स मैंने आपको बताए हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो सबसे पहले साइटोकाइनिन की बात कर लेते हैं। साइटोकाइनिन करता क्या है अभी? प्ररोह कलिका निर्माण यानी शूट बड फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है या प्रेरित करता है। ठीक है। जबकि जो ऑक्सिन होता है वो क्या करता है अभी? मूल निर्माण को यानी कि रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। तो ये दोनों के दोनों अलग अलग केमिकल्स हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग इफेक्ट डाल रहे हैं या प्रभाव डाल रहे हैं किसके ऊपर? ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग निर्माण के ऊपर। अब जो साइटोकाइनिन है वो कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पर दो साइटोकाइनिन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक तो एडेनिन सल्फेट मैंने आपको बताया था, तो एडेनिन ही कह सकते हैं उसको, और दूसरा है काइनेटिन। एडेनिन और काइनेटिन की अगर अपनी तुलना करें तो काइनेटिन जो है वो ज़्यादा प्रभावशील होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। किसकी तुलना में? एडेनिन की तुलना में। कितना? 30,000 गुना अधिक, है ना। 30,000 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है काइनेटिन देन द एडेनिन। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है साइटोकाइनिन के बारे में। दूसरा आता है अभी ऑक्सिन अवरोधक या ऑक्सिन इनहिबिटर्स। ये कौन से होते हैं अभी? ऐसे केमिकल्स होते हैं या ऐसे रसायन होते हैं, अगर हम इन्हें माध्यम के अंदर डाल दें या मीडियम के अंदर अगर अपने ऐड कर दें इनको, तो ये ऑक्सिन के प्रभाव को रोक देते हैं। ठीक है। ऑक्सिन का जो इफेक्ट होता है उसको ये रोक देते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? ऑक्सिन इनहिबिटर्स या ऑक्सिन अवरोधक। ऑक्सिन का काम क्या होता है अभी? ऑक्सिन का काम होता है मूल निर्माण को प्रेरित करना, है ना, रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करना। तो इसका मतलब इसको ये क्या करेंगे? रोक देंगे। तो मूल निर्माण अगर रुक गया तो फिर क्या होगा? प्ररोह निर्माण होगा यानी कि शूट फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो ये शूट फॉर्मेशन को प्रेरित करते हैं या इंड्यूस करते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं या ऑक्सिन इनहिबिटर्स हो सकते हैं? तो इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे है फॉस्फेट, कैसीन हाइड्रोलाइसेट, टायरोसिन, एडेनिन, फिनोलिक कंपाउंड्स या यौगिक इनको बोल देते हैं। इसके अलावा किलेटिंग कारक या चिलेटिंग एजेंट्स बोल देते हैं इनको। और इसके अलावा है एब्सिसिक अम्ल। तो ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं ये क्या कहलाते हैं? ऑक्सिन इनहिबिटर्स कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस या लाभ की ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो बहुत चीप या सस्ता होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसकी नहीं आती है, तो आसानी से हम लोग इसको करवा सकते हैं। इसके अलावा ये तीव्र प्रक्रिया है या फास्ट प्रोसेस है, बहुत कम टाइम के अंदर ये इससे ऑर्गेनोजेनेसिस हम लोग करवा सकते हैं या प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं बहुत कम टाइम के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा। इसके अलावा नो वेरिएबल्स या विभिन्नता रहित, यानी जब हम ऑर्गेनोजेनेसिस करवाते हैं या अंग निर्माण करवाते हैं तो कोई भी विविधता या वेरिएशन डेवलप नहीं होती है प्लांट्स के अंदर जो कि अनडिजायर्ड हो या अवांछित हो। कम स्थान, लेस स्पेस, बहुत कम जगह के अंदर, है ना। हम लोग लैब के अंदर इसको करते हैं एक्सपेरिमेंट को, तो लैब में बहुत कम स्पेस के अंदर या बहुत कम जगह के अंदर ही हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस करवा सकते हैं। इसके अलावा आसानी या आसान विधि है इजीली स्केल। तो ये बहुत ही इजी मेथड है, आसान विधि है, इसको आसानी से हम लोग करवा सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं या लाभ हैं। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग की बात करें तो इसको हम लोग बायोरिएक्टर की तरह उपयोग कर सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी केमिकल का प्रोडक्शन करना चाहते हैं जो कि हमें प्लांट टिश्यू से मिलता है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा उसको हम लोग
ऑब्टेन कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं लगातार कंटिन्यूअसली, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोरिएक्टर बोल देते हैं। तो बायोरिएक्टर की तरह हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस को उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटोप्लास्ट कल्चर या प्रोटोप्लास्ट संवर्धन के लिए भी ऑर्गेनोजेनेसिस का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जीन स्थानांतरण के लिए अगर हम किसी एक प्लांट टिश्यू से जीन को निकालकर किसी दूसरे प्लांट टिश्यू के अंदर स्थानांतरित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस का उपयोग कर सकते हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।